रिलेटिव मोशन में क्या कंसेप्ट था? जो ऑब्जर्वर होता है उस ऑब्जर्वर के पास जो कुछ भी है उसको उल्टा करके सामने वाले में जोड़ दो। बस ये कंसेप्ट याद रहेगा, सवाल बड़े आराम से बन जाएगा। अब अगर जेट रेस्ट पे आ गया है, जो ऑब्जर्वर है वो अगर रेस्ट पे आ चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाकी सबको, जो जेट के पास जो कुछ भी था, स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो सारी की सारी आपको क्या करनी है? सामने वाले को देनी पड़ेगी। वो स्पीड सारी की सारी आपको सामने वाले को देनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें काइनेमेटिक्स का वो कंसेप्ट काम कर रहा है जो मैंने आपको बताया था। यू और ए के बीच का एंगल अगर 0 या यू और ए के बीच का एंगल अगर 180 हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। यू और ए के बीच का एंगल 180 के अलावा, 0 के अलावा कुछ भी हो तो पैराबोला होता है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बच्चों, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन। शुरू करें? ओके। तो रिलेटिव मोशन आज हमें और दिमाग लगाना पड़ेगा। आज हम जो भी सवाल करेंगे, जो भी कंसेप्ट सीखेंगे, वो बहुत स्ट्रांगली कल के कंसेप्ट के साथ में कनेक्टेड रहेगा। तो एकदम अलर्ट होकर के आज की क्लास को अटेंड करना है। सवालों को बिल्कुल इमेजिन करते हुए चलना है, दिमाग में सिचुएशंस को एनालाइज करते हुए चलना है। और जिन भी पॉइंट्स के बारे में मैं बताऊंगा कि ऐसा अपन इमेजिन कर रहे हैं, उस वक्त आपको साइमल्टेनियसली अपने ब्रेन को एक्टिव रखने की भी कोशिश करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट का वो सवाल देखते हैं जिस सवाल के बारे में हमने क्लास को एंड किया था, जिस सवाल को आपको एज अ होमवर्क दिया गया था। वो सवाल क्या था? लिफ्ट वाला सवाल हम लोग कर रहे थे। एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट में एक बच्चा है, कॉइन को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, और लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट यू स्पीड से ऊपर जा रही है और लिफ्ट का त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये लिफ्ट का त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1.5 मीटर की हाइट से वो नीचे छोड़ता है कॉइन को। सवाल ये था कि ये कॉइन जाकर के कितने टाइम में टच करेगी, ये सवाल था। अच्छा, तो करने को तो यार इस सवाल को ना हम रिलेटिव मोशन से भी कर सकते हैं और करने को अपन नॉर्मल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो इक्वेशंस बनाएंगे, ये नीचे आ रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, बीच में कहाँ मिलेगा? नीचे गिरेगा x, मान लेते हैं x पे मिलेगा, तो ऊपर से होगा x, नीचे से होगा 1.5 माइनस x, और हम वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डायरेक्ट बिना रिलेटिव मोशन को यूज़ किए इस सवाल को किया जा सकता है, पर हम रिलेटिव मोशन के साथ में इस सवाल को करना चाहते हैं क्योंकि उससे जल्दी होगा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप विदाउट रिलेटिव मोशन करेंगे इस सवाल को तो इट विल टेक मोर टाइम। वहाँ पे आपको 2-3 इक्वेशंस बनानी पड़ सकती हैं, उनको रीअरेंज करना पड़ सकता है और थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। और डायरेक्टली सॉल्व करते हैं रिलेटिव मोशन से तो जल्दी सॉल्व होगा। शुरू करें? देखें। अच्छा, कैसे करेंगे इस सवाल को? किसी का आंसर निकल करके आया क्या? कोई आंसर आया किसी का? किसी का आंसर आया? कई बच्चों ने किया है, आंसर भी आया है। युवांग का आंसर आया है, ठीक है। और कोई बच्चा आंसर तक पहुंचा है? नहीं, योगेश का भी आया, ठीक है। चलो चेक करना कैसे किया आपने। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हमें वो समय निकालना है जिस पर कॉइन फर्श से टकराएगा। अच्छा, तो हमने कंसेप्ट क्या लिया था यहां पर? रिलेटिव मोशन में क्या कंसेप्ट था? जो ऑब्जर्वर होता है उस ऑब्जर्वर के पास जो कुछ भी है उसको उल्टा करके सामने वाले में जोड़ दो। बस ये कंसेप्ट याद रहेगा, सवाल बड़े आराम से बन जाएगा। ऑब्जर्वर कौन है? मानते हैं कि इस सवाल में हम एक छोटा सा काम करते हैं कि हम लिफ्ट के अंदर जाके बैठ जाते हैं, यहां से ऑब्जर्व करते हैं। मतलब लिफ्ट में से ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करते हैं, लिफ्ट के अंदर से। तो अगर आप लिफ्ट में से ऑब्जर्व करोगे
तो हम लिफ्ट के सापेक्ष हर चीज ऑब्जर्व करेंगे। तो कॉइन का जो मोशन है, सिक्के का जो मोशन है, वो अपन लिफ्ट में से ऑब्जर्व करेंगे। अगर हम ऐसा करने वाले हैं तो फिर क्या होगा? अगर हम ऐसा करने वाले हैं तो लिफ्ट के पास जो कुछ भी है हम उसको उल्टा करके कॉइन को दे देंगे, चाहे वो वेग हो, चाहे वो त्वरण हो, चाहे वो कुछ भी हो। अच्छा, एक बात का जवाब दो, जैसे ही अपन कॉइन को रिलीज करेंगे, कॉइन की वेलोसिटी कितनी होगी, कॉइन का वेग कितना होगा? जब ये बच्चा कॉइन को ऐसे रिलीज करेगा तो कॉइन का वेग कितना होगा छोड़ते समय? जैसे ही कॉइन को छोड़ा जाएगा, कॉइन का वेग कितना होगा ग्राउंड से देखने पर, जमीन से देखने पर? जमीन से देखने पर बात कर रहे हैं। क्या आपको काइनेमेटिक्स में एक वो गुब्बारे वाला एग्जांपल याद है कि गुब्बारे के अंदर जब अपने बॉल को छोड़ा था तो जो वेलोसिटी, वेग गुब्बारे के पास था, वही वेग किसको मिल गया था? बॉल को मिल गया था। त्वरण नहीं मिलता है, क्या मिलता है? त्वरण नहीं मिलता है, क्या मिलता है? वेग मिलता है। तो जो वेग दिया जाएगा, जो वेग लिफ्ट के पास है, वो वेग ऐसे कैसा किसको मिल जाएगा? बॉल को मिल जाएगा। अभी मैंने रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया है। आप पॉज ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी अनस्टेबिलिटी बंद करो, हिलना ढुलना, आगे पीछे देखना, ये सब बंद करो। थोड़ी देर के लिए लिखना भी बंद कर दो, समझ लो अच्छे से। ये पीपीटी मिल जाएगी, रात को बैठ के आराम से लिख लेना। समझने के लिए वापस नहीं मिलूंगा मैं, लेक्चर वापस देखना पड़ेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। तो चकना कूदना बंद कर दो, फोकस इधर लेके आओ थोड़ा सा। जब आपने कॉइन को छोड़ा तो कॉइन को छोड़ते वक्त कॉइन जिसमें भी है उसका वेग कॉइन को मिल जाएगा। तो कॉइन किस में है? लिफ्ट में है। लिफ्ट ऊपर जा रही है यू से, तो कॉइन को वेग मिल जाएगा यू, ऊपर की तरफ। सही है? अच्छा, अब अगर अपन लिफ्ट को ऑब्जर्वर की तरह ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे? लिफ्ट के पास जो कुछ भी है वो उल्टा करके हम कॉइन को दे देंगे। तो लिफ्ट के पास क्या है? लिफ्ट के पास ऊपर की तरफ वेग यू है। तो अगर अपन लिफ्ट में से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लिफ्ट अपना वेग वी यू जो है उसको उल्टा करके कॉइन को दे देगी। तो क्या होगा? कॉइन के लिए ऊपर की तरफ वेग इसका यू था। अगर अपन लिफ्ट में से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या होगा? लिफ्ट का वेग यू है, वो उल्टा होकर के इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो लिफ्ट के अंदर ऐड हो गया तो नीचे की तरफ यू आ गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई? 0 आ गई। तो अगर लिफ्ट के सापेक्ष अपन देखेंगे तो कॉइन की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। आप लिफ्ट के अंदर खड़े होकर देखोगे तो कॉइन की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। ऐसा है। धरती से खड़े होकर देखोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा, जब आप कॉइन को छोड़ोगे तो धरती से खड़े होकर के देखोगे तो आपको कॉइन ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा यू स्पीड से। क्यों? क्योंकि धरती से देख रहे हैं तो जैसे ही कॉइन को छोड़ा तो जो लिफ्ट की स्पीड थी यू, वही कॉइन की स्पीड थी। पर जब लिफ्ट के फ्रेम में आ गए तो लिफ्ट को लेस पे ले आए। लिफ्ट को लेस पे कैसे लेके आए? लिफ्ट का जो वेग था यू, उसको उल्टा करके कॉइन में जोड़ दिया, तो यू रिलेटिव 0 हो गया। ऐसे दोनों बातें क्लियर हो गई सबको? हाथ ऊपर, इसको आ गया समझ में? अच्छा, तो अपन ने यू तो निकाल लिया। अब हम रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? यहां पे जब जैसे ही कॉइल को छोड़ दिया गया है, कॉइल को छोड़ते जमीन से देखने पर कॉइल के ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन दिखाई देगा? सर वो पृथ्वी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है जी, बस वही दिखाई देगा। तो अगर अपन कॉइन के बारे में बात करें तो कॉइन को जब जमीन से देख रहे हैं तो जमीन से कॉइन के पास जैसे ही आपका बंदा कॉइन को छोड़ता है, कॉइन को छोड़ते ही उसके पास जो वेग है वो तो ऊपर की तरफ यू है, लिफ्ट का मिला है, और दूसरा त्वरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण है, मतलब जी के बराबर है। अच्छा, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर आप लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसका त्वरण नीचे की तरफ जी था। अब अगर आप लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो लिफ्ट के पास जो भी त्वरण है, ऊपर की तरफ है ना, दे रखा है सवाल में, लिफ्ट के पास जो भी त्वरण है उसको उल्टा करके कॉइन में जोड़ दो। अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो लिफ्ट का जो भी त्वरण है उसको उल्टा करके कॉइन में जोड़ दो। तो लिफ्ट का त्वरण कितना है? ऊपर की तरफ 2, उल्टा करके इसमें जोड़ दो, कितना आ रहा है? g+2। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना आ गया? g+2। अब आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया है। अब सवाल आप बना सकते हो कैसे? अच्छा, अब अगर अपन लिफ्ट में से देख रहे हैं तो लिफ्ट में जो ऑब्जर्वर देख रहा है उसके लिए कॉइन को
जमीन से टकराने के लिए कितनी दूरी तय करनी है? 1.5 मीटर तय करनी है। मतलब कॉइन को जमीन से टकराने के लिए कितना डिस्टेंस तय करना है? 1.5 मीटर। ये क्या हो जाएगा? एस रिलेटिव। जो लिफ्ट में से देख रहा है, अगर लिफ्ट ऊपर भी जा रही है, आप लिफ्ट में से भी देख रहे हो, तो लिफ्ट में से देखने के लिए आपको समझ में आएगा कॉइन को छोड़ा है, जमीन पर टकरा रहा है, कितना डिस्टेंस तय करा? 1.5 मीटर। ये हो गया एस रिलेटिव। अच्छा, अब हमें टाइम निकालना है। तो हो गया मामला, एक डायरेक्शन प्लस ले लो, एक डायरेक्शन माइनस ले लो। किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लो, किसी एक डायरेक्शन को माइनस मान लो। मान लो आपने नीचे वाले डायरेक्शन को प्लस मान लिया, ऊपर वाले डायरेक्शन को माइनस मान लिया। नीचे काफ़ी कुछ है ना, प्लस मान लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। कितना है? 1.5। कहाँ है? ऊपर है नीचे? नीचे आना है, तो नीचे डायरेक्शन प्लस है, ठीक है। यू रिलेटिव कितना है? 0 है, टाइम भी 0 हो गया। प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की तरफ है, कितना? g+2 इंटू टी स्क्वायर। ऐसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। g+2 कितना हो गया? 12 और ये हो गया 6, तो t = आ गया 1.5/6 का अंडर रूट। इतने सेकंड लगेंगे। ऐसे होता है रिलेटिव मोशन का सवाल। फिजिक्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो समझ में आना जरूरी है। हम सोच कैसे पाएंगे? धीरे धीरे सोच डेवलप होगी, वो हो जाएगी धीरे धीरे, उसको लेके आप घबराओ मत। धीरे धीरे सोच डेवलप हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ गया सॉल्यूशन सबको? लिख लो अच्छे से, अगला सवाल करेंगे फिर। अच्छे से नोट कर लो। कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखने का मन करे तो अपनी लैंग्वेज में भी कुछ कुछ लिख सकते हो, जहाँ भी आपको ठीक लगता है। मतलब मैं ऐसे ही करता था, मैं जब भी पढ़ता था तो मैं अपनी भाषा में चीज़ें साइड में लिख लिया करता था, जो मुझे समझ में आता था। ये है। कोई बोर्ड की क्लास नहीं है तो ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। तो एक ही तरीका है, हम बहुत सारे सवाल करते हैं। तो जब हम बहुत सारे सवाल करेंगे तो अपने आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आज अपन इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। क्लास के एंड तक आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, ये वादा है मेरा। बस पढ़ते रहो फोकस के साथ। चलो बेटा, लिख लिया। अब आगे कंसेप्ट देखें। जैसे मान लो लिफ्ट की बात कर लेते हैं ना। जैसे लिफ्ट है, यहाँ पर एक बॉल है, इसको ऊपर फेंका है। बतेरे सवाल मिल सकते हैं आपको ऐसे, तो सुनते जाओ। ये बॉल है, इसको ऐसे ऊपर फेंका है। हमें इस सवाल में u रिलेटिव दे रखा है कि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बॉल की जो स्पीड है वो u रिलेटिव है। ये अपन को दे रखा है। अच्छा, नहीं भी दे रखा होगा तो निकाल लेंगे। अगर लिफ्ट की स्पीड जो भी है उसका उल्टा पुल्टा करवा के निकाल लेंगे, अपन को आता है तरीका। जो सिखाना चाह रहा हूँ वो सीखो। अगर लिफ्ट ऐसे नीचे आ रही है a एक्सेलरेशन से, तो अगर मैं लिफ्ट में बैठ करके देखूंगा तो मुझे बॉल का मोशन कैसा दिखाई देगा? जब मैं लिफ्ट में बैठ के देखूंगा तो ये बॉल ऊपर जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट को गेन करेगी, वापस नीचे आ जाएगी, ऐसा होगा। अगर मैं ये पूछूं कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता है? बताओ ऐसे केस में क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ याद है काइनेमेटिक्स या भूल भाल गए? आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, गधों की तरह है। गधा जब अगले दिन सुबह उठता है ना, तो वो भूल चुका होता है कि उसको अगले दिन एक दिन पहले क्या सिखाया गया था। तो फिर उसको मार पड़ती है, फिर उसको याद आता है कि अरे यार हाँ, ये चीज़ तो अपने सीखी थी। ऐसा है। तो गधा एक विशेष प्राणी है जिसके पास भूलने का गुण है। आप आज उसको कुछ भी सिखाओ वो कल भूल जाएगा। ये चीज़ है, इसलिए लोग गधों को घर में नहीं पालते, क्योंकि उनको आज कुछ सिखाया कल वो भूल जाएगा। तो अब आप भी ऐसे मत बनो, है ना। 2u/g याद आया? ऐसे अगर u स्पीड से ऊपर फेंका है तो मैक्सिमम हाइट तक जाता है u/g टाइम में, वापस नीचे आता है u/g टाइम में, तो टोटल होता है 2u/g। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे 2u/g
बस जी भी रिलेटिव होगा और यू भी रिलेटिव होगा, मतलब एक्सेलरेशन हम रिलेटिव यूज करेंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज करेंगे, सापेक्ष त्वरण यूज करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा मेरी हेल्प करो, मेरे को फिजिक्स आती नहीं है। अगर ये बॉल ऊपर हवा में है बीच में कहीं पे, तो अगर धरती के सापेक्ष देखूं तो इस पे कौन सा त्वरण लग रहा होगा धरती के सापेक्ष? तो आप बोलोगे सर धरती तो इसको नीचे खींच रही होगी जी से, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर लिफ्ट के सापेक्ष देखें रिलेटिव, अगर लिफ्ट के सापेक्ष देखें, अगर लिफ्ट के सापेक्ष देखें तो इसका त्वरण कितना होगा? लिफ्ट का जो भी त्वरण है उसको उल्टा करके इसमें जोड़ दो, मतलब अपन ने लिफ्ट को ऑब्जर्वर मान रखा है, अपन लिफ्ट के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो लिफ्ट का जो भी त्वरण है उल्टा करके इसमें जोड़ दो। तो लिफ्ट का त्वरण है नीचे की तरफ, उसको उल्टा किया, उसको उल्टा किया, इसमें जोड़ दिया, तो इसमें ए आ गया ऐसे ऊपर की तरफ। अच्छा, अब नेट कितना आ रहा है? जी नीचे है, ए ऊपर है, जी माइनस ए, तो टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट क्या आ जाएगा? 2u रिलेटिव अपॉन जी माइनस ए, ऐसा हो जाएगा। बन रहा है? समझ आ रहा है? अब ये कंसेप्ट हो गया, सवाल जितने चाहो इसके बाद बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? इसने कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव करी उसका, उसके बारे में पूछ लें तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या किसी को याद है? या वही गधे वाली बात, क्या यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है क्या? तो यू स्क्वायर अपॉन 2g में हम क्या करेंगे, यू को भी रिलेटिव यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा यू रिलेटिव का स्क्वायर अपॉन 2g, बस जी नहीं यूज होगा, यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? जी माइनस ए। तो ऐसे हम लोग इसको कर लेंगे। तो फिजिक्स आनी चाहिए, सवाल उसको जैसे बनाने का मन करे वो बनाए ना, हमें क्या दिक्कत है, बस फिजिक्स आनी चाहिए। अच्छा जी, अब मान लो किसी का मन कर जाए वो ऐसा कोई सवाल बना दे, ये लिफ्ट है, और लिफ्ट के सवाल बहुत बनते हैं जेई मेंस में और नीट में, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, लिफ्ट को अलग से एक टॉपिक बना के दिमाग में रखना है अपन को। लिफ्ट ये ऊपर जा रही ए त्वरण से, हमने क्या किया, इसके अंदर एक बॉल को फेंका किसी एंगल से, तो यहाँ बॉल है, इस बॉल को ऐसे फेंका किसी एंगल से, और रिलेटिव स्पीड दे रखी है जिससे उसको फेंका है, यू रिलेटिव आपको गिवन है, यू सापेक्ष आपको गिवन है, थीटा कोण पे फेंका है, तो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। डन। अच्छा, अब क्या करना है? अब ऑब्वियस सी बात है, एक रेंज आएगी, आर एच हाइट आएगी। अब आपको टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना है, आपको मैक्सिमम हाइट लिखनी है, आपको रेंज लिखनी है। चलो चालू हो जाओ, लगाओ दिमाग, कैसे लिखोगे? मैक्सिमम हाइट कैसे लिखोगे, रेंज कैसे लिखोगे? करो ट्राई। और मैं नहीं देख रहा हूँ तुमको, तुम पन्ने पलट के देखना चाहो पीछे, फॉर्मूला भूल जाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और कर लो सवाल सही से, और आप याद कर लेना कम से कम, शर्म आ जाए थोड़ी सी तो। भाई बताएं। क्या ख्याल है? देखो, क्या आपने जी रिलेटिव निकालने की कोशिश करी? जैसे ये बॉल कहीं भी हवा में होगी, तो एक तो नीचे की तरफ इस पर जी लग रहा होगा, दूसरा अगर अपन ऑब्जर्वर लिफ्ट को मान के चलें, मतलब लिफ्ट हमारी ऑब्जर्वर है ऐसा मान के चलें, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है ए, उल्टा करके इसमें जोड़ दो, नीचे की तरफ ए कितना आ रहा है? जी प्लस ए आ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो वो हो जाएगा 2u रिलेटिव साइन थीटा अपॉन जी, नहीं इस केस में यहां पे लग रहा है जी प्लस ए, ऐसे सही था? गुड। हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर, हाइट का फॉर्मूला पता है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो यू स्क्वायर नहीं, यू रिलेटिव का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, नहीं 2g प्लस है, ऐसे हम लोग करेंगे। अच्छा, आपके पास रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, नहीं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नहीं, यू रिलेटिव का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, नहीं जी प्लस ए, ऐसे। तो सवाल जैसे वो बनाना चाहे बना सकता है, हमें कंसेप्ट अच्छे से पता है, हम कंसेप्ट बढ़िया से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
अब हम एक सवाल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो रशिया और अमेरिका की वॉर चल रही है, मान लेते हैं। ये रशिया का जेट है जो ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है रशिया का जेट, ठीक है। और 500 मीटर पर सेकंड से, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय इसकी स्पीड है 500 मीटर पर सेकंड। हमने क्या किया, यहाँ से नीचे से अमेरिका ने एक गन से बुलेट फायर करी, ऐसे ऐसे एक बुलेट फायर की नीचे से, ठीक है। ये बुलेट किस स्पीड से फायर की गई, मान लेते हैं 700 मीटर पर सेकंड से बुलेट फायर की गई। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब जैसे इस पायलट ने देखा कि नीचे से बंदूक छूट चुकी है, गोली आ रही है 700 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अगर अपन को बचना है तो अपन को अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। तो उसको कितना एक्सेलरेशन लेना चाहिए, उसका कम से कम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि वो गोली से बच जाए। जेट का न्यूनतम त्वरण कितना हो कि गोली उससे ना टकराए। चलो सोचो, स्टार्ट हो जाओ। सवाल समझ में आ गया होगा, बंदूक गोली एयरक्राफ्ट सब क्लियर हो गया। अरे लगाइए दिमाग। रिलेटिव मोशन से करने की कोशिश करो, देखें दिमाग लगाया किसी ने, आंसर आया किसी का? कोई बात नहीं, इट्स फाइन। चलो देखो, हम एक काम करते हैं इस पूरे के पूरे सिनेरियो को जितना भी दिख रहा है जेट के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जेट जो है वो इस केस में क्या बन जाएगा, ऑब्जर्वर बन जाएगा। तो जेट हमारा इस केस में बन गया ऑब्जर्वर। तो जेट बन गया ऑब्जर्वर और जेट आ गया रेस्ट पर, ठीक है। जेट बन गया ऑब्जर्वर और जेट आ गया रेस्ट पे। अच्छा, अब अगर जेट रेस्ट पे आ गया है, जो ऑब्जर्वर है वो अगर रेस्ट पे आ चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाकी सबको, जो जेट के पास जो कुछ भी था, स्पीड थी, वेलोसिटी थी, वो सारी की सारी आपको क्या करनी है, सामने वाले को देनी पड़ेगी। वो स्पीड सारी की सारी आपको सामने वाले को देनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो अब अपन इधर बात करते हैं गोली की। गोली के साथ क्या स्थिति है, आप इस तरीके से ऑब्जर्व करो कि जो गोली है, उस गोली के पास अगर वो हवा में रहती है तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, कौन सा त्वरण होगा। तो अगर वो हवा में रहेगी ना तो उसके पास नीचे की तरफ जी होगा। अच्छा, जेट को अपन ने ऑब्जर्व माना है, जेट कोई ना कोई एक्सेलरेशन लेके ऊपर जा रहा है जो अपन को निकालना है। अगर जेट को ऑब्जर्व माना है तो ये एक्सेलरेशन जो ऊपर की तरफ है उसको उल्टा करके गोली में जोड़ना पड़ेगा। तो जेट का जो एक्सेलरेशन था उसको उल्टा करके गोली में जोड़ दिया, तो ये इस तरीके से आ गया। तो गोली के पास अभी जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, g+a आ गया, ठीक है। गोली की स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, गोली की स्पीड थी ऊपर की तरफ 700 मीटर पर सेकेंड। अब जेट को अगर ऑब्जर्वर मांगा है तो जेट की स्पीड को उल्टा करके गोली में जोड़ना पड़ेगा। तो जेट की स्पीड कितनी है, स्टार्टिंग में 500 मीटर पर सेकेंड, उल्टा करके गोली में जोड़ दो। तो गोली में उल्टा करके जोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड। तो 700 में से 500 माइनस होगा, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई,
रिलेटिव स्पीड आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई बुलेट की रिलेटिव स्पीड जेट के रिस्पेक्ट में। ये जेट के रिस्पेक्ट में बुलेट की रिलेटिव स्पीड आ गई आपके पास 200 मीटर पर सेकेंड। पक्का? ठीक है। अब जेट को क्या लगेगा? जेट को लगेगा कि मैं रुका हुआ हूं और बंदूक की गोली मेरी तरफ आ रही है, कितनी स्पीड से? 200 मीटर पर सेकंड से, और बंदूक की गोली का त्वरण नीचे की तरफ कितना है? g+a है। अगर ये बंदूक की गोली जेट से टकराती है तो कितना डिस्टेंस तय करेगी? 1 किलोमीटर। तो हम तो बस ये पता लगा लेते हैं कि जस्ट टकराने की कंडीशन क्या है, मतलब वो एक्सेलरेशन का हम पता लगा लेते हैं जिस एक्सेलरेशन से वो टकरा रहा है। अगर ये पता लग गया तो उस एक्सेलरेशन से ज़्यादा जो भी वैल्यू होगी उसके ऊपर टक्कर नहीं होगी। तो फिजिक्स में वास्तव में टक्कर को अवॉइड करने का मतलब ये होता है कि टक्कर वाले समय की स्थिति को आप कैलकुलेट कर लें, उसके बाद टक्कर ना होने की कंडीशन आराम से बनाई जा सकती है। तो अभी क्या स्थिति है? अभी सिंपल सा है। आप कैसे लगाएंगे फॉर्मूला? आप लगाएंगे v रिलेटिव का स्क्वायर बराबर u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस 2 a रिलेटिव s रिलेटिव। जब बंदूक की गोली जेट से टकरा जाएगी तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? बाद की स्पीड। जब दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे तो दोनों साथ में हो गए, तो स्पीड कितनी हो गई? 0। जब दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो दोनों की स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? 0। दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो बाद में फाइनल स्पीड हो जानी है 0। स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड कितनी है? प्लस माइनस अपने हिसाब से देख लो, ऊपर प्लस ले लो नीचे माइनस ले लो। तो ऊपर की तरफ बुलेट की स्पीड जेट के रिस्पेक्ट में कितनी है? 200। ये आ जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है कितना? g+a। g+a का मतलब क्या हुआ? माइनस का 10+a इंटू एस रिलेटिव। कितना जाना है? 1 किलोमीटर। अच्छा 1 किलोमीटर कहाँ जाना है? बंदूक को ऊपर की तरफ जाना है 1 किलोमीटर, तो आप ले सकते हैं 1 किलोमीटर को बोल सकते हैं 1000, इस तरीके से। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन सॉल्व करें, कितना आ रहा है? 200 इंटू 200 बराबर ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 मल्टीप्लाई में है ना। तो एक काम करते हैं हम, तो ये पूरा माइनस का ही है, ऐसे लिखना ठीक नहीं है, यहाँ लिख लो माइनस, ये ज़्यादा सही है ना। तो ये आ गया 10+a डिवाइड में 2000, तो ये आ गया 20। तो एक्सेलरेशन आ गया 20 - 10 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कम से कम त्वरण जो है, अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण रखा जेट ने तो उड़ जाएगा, गोली लग जाएगी। अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा रखा तो गोली नहीं लगेगी। ये है चीज़। तो क्या रिलेटिव मोशन के सवालों में हमें समझ में आ गया कि दिमाग तो लगेगा, दिमाग तो अच्छे से लगाना पड़ेगा। सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ गया आपके? टफ नहीं था ना। बस कुछ नहीं करना है, जेट के रिस्पेक्ट में सब कुछ सोचना है। तो जेट को आप रेस्ट पे ले आए। अब बंदूक को देखो, अगर जेट रेस्ट पर है तो बंदूक के साथ क्या होगा? बंदूक की गोली किस स्पीड से आ रही होगी? ऐसे देखेंगे कि जेट की जो स्पीड थी वो बंदूक की गोली में रिवर्स करके जोड़ दो, तो जेट को, अब सही तो है, अगर जेट ऊपर जा रहा है 500 से और गोली ऊपर जा रही है 700 से, तो वास्तव में 1 सेकंड बाद ये होगा 500 किलोमीटर पे, ये होगा 700 किलोमीटर पे, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 200 किलोमीटर। तो एक दूसरे के लिए गोली जेट को किस स्पीड से कवर कर रही होगी? 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कवर कर रही होगी। लॉजिकली भी सही है। त्वरण, इसका त्वरण मान लेते हैं ऊपर की तरफ a है, तो अगर इसको रेस्ट पे लाओगे तो इसका त्वरण इसमें रिवर्स होकर के ऐड होगा, तो नीचे g, ये a रिवर्स होकर ऐड हो जाएगा, g+a। ऐसे करना है। तो इस तरह से आपको रिलेटिव मोशन के बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे। चलो आगे बात करते हैं। अब हम ऐसे कंसिडर करते हैं, मान लेते हैं 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी। एक आपके पास है ए जो 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है ऐसे, एक आपके पास है बी जो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ए 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, बी 10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है,
अगर अपन इसको ग्राउंड से देखें तो क्या होगा सर, अगर ज़मीन से देखेंगे ना तो ए जो है वो आगे जा रहा है तो हमें ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसा पैराबोला ज़मीन से, और बी हमको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। ये तो है ज़मीन से। मैं ये बोल रहा हूँ कि ए का जो मोशन है, ए की जो गति है वो आप बी के सापेक्ष देखिए कि ए की जो गति है वो ज़मीन के सापेक्ष नहीं, बी के सापेक्ष। मतलब बी जब ए को देखेगा तो बी को ए कहाँ जाता हुआ दिखाई देगा, तो बी की गति ए के सापेक्ष हमको देखना है कि बी की गति ए के सापेक्ष कैसे होगी। सोचिए, आधा आधा मिनट सोचिए इसके बारे में कि बी की गति ए के सापेक्ष कैसे देख सकते हैं। बी की गति ए के सापेक्ष कैसे देखेंगे। सवाल नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। और तो एक बार जी वगैरह बना के देख लो, ए को बी के रिस्पेक्ट में चेक करके देख लो अपने हिसाब से कैसे कर पा रहे हो। सोचें, अभी क्या स्थिति है, ये ए है, आगे की तरफ वेग है 10 मीटर पर सेकंड, ए को जमीन खींच रही है तो नीचे की तरफ त्वरण है जी। ये ए की स्थिति है, आराम से देखेंगे, ये ए की स्थिति है। अब बी की स्थिति क्या है, बी के बारे में सोचोगे तो बी का वेग नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड। बी पर त्वरण कहाँ है, त्वरण भी बी का भी त्वरण नीचे की तरफ ही है जी। काय को भाई ए भी पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में नीचे गिर रहा है तो त्वरण नीचे की तरफ जी, बी भी पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में नीचे गिर रहा है, बी की तरफ भी त्वरण जी, सही है। अब अपन को बी के रिस्पेक्ट में देखना है, बी की गति ए के सापेक्ष देखनी है ना, बी की गति ए के सापेक्ष देखनी है, ठीक है, बी की गति ए के सापेक्ष देखनी है, या ए की गति बी के सापेक्ष देख लो, दोनों में से किसी की भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों करके देखते हैं। एक बार अपन ए की गति बी के सापेक्ष देखते हैं। चलो, बी के सापेक्ष देखोगे तो बी ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लेके आते हैं तो ये रहा ए, ये रहा बी, बी रेस्ट पे आ चुका है। अब क्या करना है, ए के ऊपर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी, ये पहले से है। अच्छा, अगर ए को रेस्ट, बी को रेस्ट पे लेके आए हो, बी ऑब्जर्वर है, तो बी के पास जो कुछ भी है ना बेटा वो उल्टा करके ए को दे दो, तो बी के पास नीचे की तरफ जी है, ए को ऊपर की तरफ जी मिल जाएगा ऐसे। बी के पास नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड है, ए को ऊपर की तरफ मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो ए को ऊपर की तरफ मिल जाएगा जी और ए को ऊपर की तरफ मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, त्वरण के बारे में क्या ख्याल है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ए के ऊपर किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं होगा, ए के ऊपर ए का त्वरण बी के सापेक्ष कितना होगा, 0 होगा। स्पीड की बात करें तो यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड अभी अभी मिली है तो 10 मीटर पर सेकेंड
ऐसा होगा, ये ऑब्जर्वर है। तो b के सापेक्ष त्वरण 0 आएगा। क्या इसमें आप कंफर्टेबल हो कि b के सापेक्ष त्वरण 0 आएगा? हाथ ऊपर करो, ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगी? इन दोनों का योग, 10 और 10 का, 10 और 10 का योग बिल्कुल बीच में आएगा ऐसे, और कितना आएगा? 10√2 आएगा। और एंगल पे आप बोल सकते हो कि 45 डिग्री के एंगल पे होगा। तो बी के रिस्पेक्ट में या बी से देखने पर ए जो है वो ऐसे इस रास्ते पर 10√2 की स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा। आप कभी भी इसकी स्पीड चेक करेंगे तो 10√2 ही आएगी। क्यों? क्योंकि बी के सापेक्ष इसके पास किसी प्रकार का कोई त्वरण है ही नहीं। तो बी के लिए ए जो है, अगर धरती से खड़े होकर देखोगे, यहां से खड़े होकर देखोगे तो ए का मोशन ऐसा है, और अगर बी से पूछोगे तो बी के हिसाब से ए का मोशन स्ट्रेट लाइन है, और उस स्ट्रेट लाइन पे वो चल रहा है ऐसे 45 डिग्री पे, और कितनी स्पीड से चल रहा है? 10√2 की स्पीड से चल रहा है। किसी प्रकार का कोई त्वरण नहीं है। अगर कोई पूछेगा कि ए के रिस्पेक्ट में दूरी बताओ, सॉरी बी के रिस्पेक्ट में दूरी बताओ, तो दूरी क्या होगी? यहाँ पे कोई त्वरण तो है नहीं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 10√2। किसी भी टाइम टी पर आपको दूरी चाहिए होगी तो आप टाइम टी से गुणा कर देना। ये होगा ए के द्वारा तय की गई दूरी बी के सापेक्ष। ये सापेक्ष वाला फंडा होता है। जमीन से देखने पर हमको लग रहा है वो ऐसे आ रहा है, पर अगर बी के रिस्पेक्ट में देखें तो बी के रिस्पेक्ट में माहौल कुछ और है। बी के रिस्पेक्ट में ए जो है आपका वो अलग तरह से आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, मैंने कल भी आपको वार्निंग दी थी कि ये रिलेटिव मोशन है, में इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। धीरे 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 डेवलप हो जाएगा, घबराओ मत, अपने आप धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा, उल्टा करके देखते हैं, ए के रिस्पेक्ट में बी का देखते हैं। अब तो बी की गति देखते हैं ए के सापेक्ष, देखते हैं उसको कैसा लगेगा, उसके बारे में सोचते हैं। तो ये रहा ए को रेस्ट पे ले आओ, ये रहा बी की स्पीड नीचे की तरफ थी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, ये पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। अगर बी के लिए ए उधर जा रहा है तो ए के लिए बी इसके अपोजिट जा रहा होगा, क्योंकि वी ए बी माइनस का वी बी ए होता है। पढ़ चुके हैं हम कल। तो वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी कर लेते हैं, चलो मेहनत करने में क्या दिक्कत है। तो बी की स्पीड नीचे की तरफ थी। अच्छा, ए की स्पीड कहाँ थी? ए की स्पीड थी आगे की तरफ। उल्टा करके इसमें जोड़ दो, तो उल्टा करके इसमें जोड़ोगे तो बी की स्पीड ऐसे आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, त्वरण की बात करें, ए का त्वरण, बी का त्वरण कहाँ था? नीचे की तरफ जी। अब एक काम करो, ए रेस्ट पर है तो ए का जो त्वरण है नीचे की तरफ जी, ये इसको उल्टा करके बी में जोड़ दो। तो ए का त्वरण जो था नीचे की तरफ जी, उसको उल्टा करके बी में जोड़ दो, ये आ गया जी, कैंसिल हो गया। तो ए बी का त्वरण ए के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? 0 हो गया। अब वेग की बात करें तो बीच में आएगा कितना? 10√2। ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। हमेशा ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। और कोई त्वरण नहीं है तो किसी भी समय विस्थापन देखोगे तो बी का विस्थापन ए के सापेक्ष किसी भी टाइम चेक करोगे तो 10√2 इंटू टी आ जाएगा, किसी भी टाइम टी पर चेक करोगे तो। ठीक है, पक्का? चलो लिख लो, फिर एक और सवाल देता हूँ। सनी ठीक है, कर पा रहे हैं साथ साथ? नाउ इज़ द टाइम अभिषेक, अब मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अब मेहनत करनी पड़ेगी। अब तक जो हो गया कोई बात नहीं, अब मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये लास्ट चैप्टर है आपका, इसके बाद आपका काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, फिर बल लगना चालू हो जाएंगे। अभी तक तो आप गति को पढ़ रहे थे, फिर बल भी लगना शुरू हो जाएंगे। बल लगेंगे तो और मज़ा आएगा, पर मज़ा केवल उसी को आएगा जो रोज़ पढ़ाई करेगा। जो ऐसे अमावस्या पूर्णिमा को पढ़ाई करते हैं ना, केवल उनके साथ दिक्कत है। फिर नहीं, ये धरती है 10 मीटर पर सेकेंड से ए जो है
37 डिग्री पे जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। हाँ, बी जो है उसको 4 मीटर पर सेकंड से आगे फेंका है ऐसे। आपको ए की गति देखनी है, बी के सापेक्ष। चालू हो जाइए। अच्छा, किसी कंक्लूजन में पहुंचे आप? देखते हैं। हम बी के सापेक्ष देख रहे हैं ना, तो बी को हम रेस्ट पे मान लेंगे। अगर हम बी के सापेक्ष देख रहे हैं तो हम बी को किस पे मान लेंगे? रेस्ट पे मान लेंगे। क्या हम इतना कर पाते हैं क्या कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है तो इस तरफ जो वेग है वो है 10 cos 37। ये हो पाता है क्या? ये हो जाता है क्या? अटकते तो नहीं है इसके अंदर? अच्छा, cos 37 कितना होगा? 4/5, तो ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ पर ये जो वेग होगा ये हो जाएगा 10 sin 37। ठीक है, ये हो जाएगा 3/5, 6 मीटर पर सेकंड। मतलब ए की बात करें तो ए पर आगे की तरफ स्पीड है 8, ऐसे स्पीड है 6, ये तो पहले से है। अच्छा, बी को रेस्ट में माना है तो क्या करना पड़ेगा? बी का जो भी वेग है उसको उल्टा करके ए में जोड़ना पड़ेगा। तो बी का वेग कितना है? 4 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ, इसको उल्टा करके इसमें जोड़ दो, तो ये ऐसे आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ए का त्वरण, ए का त्वरण था नीचे की तरफ जी, बी का भी त्वरण था नीचे की तरफ जी, तो बी के त्वरण को उल्टा करके इसमें जोड़ दो, तो बी के त्वरण को उल्टा करके इसमें जोड़ेंगे तो रिलेटिव त्वरण जो है वो जीरो आ जाएगा। मतलब ए का त्वरण बी के सापेक्ष वो तो आ गया जीरो। अब ए की स्थिति क्या है? ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, वो 8 है, तो नेट किस तरफ आएगा? 8 में से 4 गया, 4 इस तरफ आ जाएगा, नेट ऊपर है 6। अच्छा, अब बताओ, ये भी तो रेस्ट पे ऑब्जर्वर है, ये तो है ना। इन दोनों का परिणामी कहाँ पे आएगा? ऐसे आएगा, बीच में नहीं आएगा। इन दोनों का परिणामी अब बीच में नहीं आएगा। ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी कि इन दोनों का परिणामी अब बीच में आएगा, नहीं आएगा बीच में, क्योंकि जब दोनों बराबर होते हैं तो बीच में आता है। तो कितना होगा ये? √6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो छंग छंग 36, 36 और 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा √52। तो √52 मीटर पर सेकंड से, त्वरण तो है नहीं इसके पास, तो √52 मीटर पर सेकंड से इस पे आगे चलता जाएगा। किसी भी समय आपको अगर दूरी निकालनी होगी, दूरी कैसे निकालोगे? √52 इंटू टी, ऐसे दूरी निकालोगे। और कितने एंगल पे जा रहा है, अगर ये एंगल निकालने का मन करे तो यस, ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू 6/4, है ना। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। ऐसे ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सलेशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गया। अच्छा, कितने बच्चों ने कर लिया था? बिल्कुल शानदार। अब बहुत मजा आने वाला है। अब एक मजेदार सवाल दे रहा हूं, अच्छे से देखना उस सवाल को। यहां से हमने फेंका है
u स्पीड से थीटा एंगल पर। ठीक है, ये आपका ए है। एक पॉइंट है बी, एल कॉमा एच, यहां से हमने फेंका है ऐसे u स्पीड से, और ये एंगल थीटा है। एक वहां से फेंका है ए से, एक यहां से फेंका है बी से। आपको बी की गति बतानी है ए के सापेक्ष। मतलब आपको बी की कैसी गति होगी ए के सापेक्ष वो बताना है। गति कैसी होगी, मतलब गति आपकी सीधी रेखा होगी, मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, पैराबोला होगी, सर्किल होगी, या फिर दीर्घवृत्त होगी, इलिप्स होगी। ये आपको बताना है। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको ये बताना है कि ए और बी इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होगी। ए और बी के बीच में ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी होगी, और वो समय बताना है जिस समय पर ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी होगी। वह समय जिस पर ए व बी के बीच में, ए व बी के बीच में चलो चालू हो जाओ, लगाओ दिमाग। सोचें समझें और करें, लगाएं बुद्धि। सोचा, सोचा, दिमाग चलाया, कुछ कुछ आया, आया। अच्छा, चलो देखते हैं कैसे क्या। अभी मैं आपको जज नहीं करूंगा, है ना, अभी नहीं करूंगा जज में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जज करना बनता भी नहीं है, अभी हम आपको जज नहीं कर रहे। देखिए, अगर अपन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें, जमीन से देखें, तो क्या इस बात को समझना बड़ा आसान है कि अगर हम जमीन से देख रहे हैं तो जमीन से देखने पर ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। जमीन से देखेंगे तो इसका मोशन ऐसा है, उसका मोशन ऐसा है, पर हम जमीन से नहीं देख रहे, हम लोग ए के सापेक्ष देख रहे हैं बी का मोशन। तो ए के सापेक्ष देख रहे हो तो ए को तो रेस्ट पे लेके आना पड़ेगा आपको, और ए के पास जो कुछ भी है उसको उल्टा करके बी में जोड़ना पड़ेगा। तो ए का वेग u है, इधर है u cos थीटा, इधर है u sin थीटा। यही कर ले। बी की स्थिति क्या है, ऐसे आपको समझा रहा हूं मैं ना, यहीं पे कर देता हूं। बी की स्थिति क्या है,
बी का ऊपर है यू साइन थीटा, नीचे है इधर है यू कॉस थीटा, दिख रहा है ना, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, और जी नीचे की तरफ है। ए के साथ भी क्या है, उसका जी नीचे की तरफ है। अब अगर ए के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हो, ए के सापेक्ष अगर आप उसकी गति देख रहे हो, तो ए के पास जो कुछ भी है अंकित, उसको रिवर्स करके बी में जोड़ना है। तो ए के पास है यू साइन थीटा, उल्टा करके इसमें जोड़ दो। ए के पास है यू कॉस थीटा, उल्टा करके इसमें जोड़ दो। ए के पास है नीचे की तरफ जी, उल्टा करके इसमें जोड़ दो। जी से जी कट गया, यू साइन थीटा से यू साइन थीटा कट गया, केवल क्या बचा, यू कॉस थीटा प्लस यू कॉस थीटा। तो यहां पर अगर अपन बी के रिस्पेक्ट ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो वो रेस्ट पे आ गया, और इसके पास इधर स्पीड आ गई 2u cos थीटा, और बी का एक्सेलरेशन ए के सापेक्ष कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब अगर ए से पूछा जाए कि बी तुम्हें कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ए बोलेगा कि बी मेरे को u cos थीटा से ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ए के लिए बी का जो मोशन है, ए के लिए बी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा ऐसा। ए के लिए बी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन रहेगा ऐसा। क्या यहां तक की कहानी सभी बच्चों को क्लियर है? हाथ ऊपर करें। रिलेटिव मोशन का थोड़ा बहुत फील तो आ गया होगा ना। अच्छा, इसका निर्देशांक दे रखा है L, H। L, H का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस H है और ये डिस्टेंस L है। तो आई थिंक पहला सवाल तो हो गया सीधी रेखा। दूसरा, ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी। अब ए कैसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, तो ए और बी के बीच की दूरी ये है, फिर बी यहाँ पहुंचेगा, फिर दूरी ये होगी, यहाँ पहुंचेगा, फिर ये होगी, यहाँ पहुंचेगा, फिर ये होगी, न्यूनतम दूरी होगी ये वाली। उसके बाद बी यहाँ चला जाएगा, वापस दूरी बढ़ना शुरू हो जाएगी ऐसे। तो ए और बी के बीच की जो दूरी है, अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम कब है, तो ए और बी के बीच की दूरी न्यूनतम तब होगी जब बी यहाँ पर होगा, और वो न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये होगी, मतलब h होगी। तो आंसर है h। और ये न्यूनतम दूरी h कब होगी, जब ये b यहां पर होगा। अच्छा, b को यहां पहुंचने में समय कितना लगेगा, वो चल रहा है एक समान चाल 2u cos थीटा से, और दूरी कितनी तय करनी है, l। तो ये जब यहां पहुंचेगा उस समय न्यूनतम दूरी होगी। हेलो, जब ये यहां पहुंचेगा उस समय न्यूनतम दूरी होगी। यहां पहुंचने में समय कितना लगेगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, L तय करनी है, किस चाल से, 2u cos थीटा से। तो कितना टाइम लगेगा, L अपॉन 2u cos थीटा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिलेटिव मोशन से सवाल ऐसे हो जाता है। अगर आपको रिलेटिव मोशन पता है तो आप सवाल को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक। फाइन। चलो एक छोटी सी बात करते हैं। ऐसे ही आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि अगर दो बंदे गति में हैं, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के या गुरुत्वीय प्रभाव में गति में है, तो हमेशा हमेशा उनका आपस में जो सापेक्ष त्वरण आता है वो 0 आता है। उनका आपस में जो सापेक्ष वेग आता है वो नियत आता है, और वो दोनों एक दूसरे के लिए सीधी रेखा में चल रहे होते हैं। चेक कर लो यार, सारे पॉइंट्स पे आ जाओ, चेक कर लो। यहां से चेक कर लेते हैं, यहां से चेक कर लेते हैं, यहां से चेक कर लो। दोनों एक दूसरे के लिए रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आया था। अच्छा, ये तो पॉइंट ही अलग था, ये नहीं, ये वाला, इसकी बात करते हैं। ये भी केवल गुरुत्वीय प्रभाव में था, ये भी केवल गुरुत्वीय प्रभाव में था, एक दूसरे के लिए रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 था, एक दूसरे के सापेक्ष सीधी रेखा में चल रहे थे। इस वाले सवाल में ये दोनों, इसको अपन ने ऐसे फेंका, कैसे भी फेंका हो क्या फर्क पड़ता है। अगर दोनों केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में एक दूसरे के लिए रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आया था और एक दूसरे के लिए सीधी रेखा में चल रहे थे, यहाँ पे भी एक दूसरे के लिए सीधी रेखा में चल रहे हैं,
तो कैसे भी फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दूसरे के लिए वो हमेशा किस तरह चलते हैं, सीधी रेखा में चलते हैं। लिख लें इस बात को, फिर आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। यकीन मानो, रिलेटिव मोशन को जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, हम धीरे 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 लेवल अप करते हुए चल रहे हैं। अगर आप साथ में कंटिन्यू भी कर गए और थोड़ी आपने मेहनत कर ली, तो ये वो सवाल होते हैं जो रैंक्स बनाते हैं। मतलब ये सवाल कम से कम 1-2 लाख बच्चों को अलग कर देगा। कम से कम 10,000 से रैंक का फर्क आ सकता है अगर आप इन सवालों को सही करते हैं, इस टाइप के सवालों को सही करते हैं। तो अगर आपको अपनी रैंक को 10-20 हज़ार रुपये ऊपर लेके जाना है नंबर, तो आपको इस तरह की फिजिक्स आनी चाहिए। ये डिफरेंशिएबल है भाई। प्रोजेक्टाइल का सिंपल सवाल मजीद कोई भी कर लेगा, काइनेमेटिक्स का कोई भी कर लेगा। ये थोड़े अच्छे सवाल होते हैं, मतलब ये कंसेप्ट अच्छे होते हैं रिलेटिव मोशन के। तो वो कहते हैं ना एडवांस, हम एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, नीट में अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ रहे हैं, टफ सवालों को करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए कंसेप्ट लिखिए कॉपी में, कैप्सूल बना के लिख लो भले ही। लिखो, यदि दो ऑब्जेक्ट्स, अपनी भाषा में लिखेंगे ना, यदि दो ऑब्जेक्ट पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में गति कर रहे हैं, केवल पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में गति कर रहे हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में गति कर रहे हैं, ठीक है, तब उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, अर्थात उनका सापेक्ष वेग नियत होगा। उनका सापेक्ष वेग नियत होगा और उनका एक दूसरे के सापेक्ष जो गति है वो कैसी होगी, एक समान होगी और सीधी रेखा में होगी। एवं उनकी एक दूसरे के सापेक्ष गति एक समान होगी एवं सीधी रेखा में होगी। लिख लीजिए इस कंसेप्ट को। ठीक है, अब आप एक काम करो, 2 मिनट का समय लो और जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए हैं अभी तक आपको रिलेटिव मोशन में, 3 मिनट का टाइम ले लो, एक बार उनको रिवाइज कर लो अपने लेवल पे, शांति से एक बार खुद के लेवल पे देख लो पूरी किताब को जितना आपने लिखा है, फिर कुछ नया सीखेंगे। हाँ जी बच्चों, कर लिया? चलिए साहब, तो आई होप आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपने वापस से एक बार पढ़ ली होगी, सब कुछ देख लिया होगा। अब हम थोड़ा सा वापस से रिलेटिव मोशन को एक नए फील के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम 3 केस लेते हैं। ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है। ट्रेन
प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे मान लेते हैं कोई बच्चा खड़ा है, फॉर एग्जांपल युवांक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, और युवांक का सारा ध्यान आप प्लेटफॉर्म पे ही रहे तो बेहतर है ना। और हर्षित जो है वो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। ट्रेन हमारी जो है वो एक समान वेग से चल रही है, ऐसा अपन मान रहे हैं कि ट्रेन हमारी एक समान वेग यू से चल रही है। हर्षित ने क्या किया, अपना हाथ बाहर निकाला और एक बॉल को छोड़ दिया। रिलीज्ड मतलब छोड़ दिया। अब जिस बॉल को हर्षित ने छोड़ा है, हमको उस बॉल के मोशन के बारे में सोचना है, हर्षित के सापेक्ष और युवांक के सापेक्ष, दोनों के सापेक्ष सोचना है। तो सबसे पहले देखते हैं युवांक के सापेक्ष कैसा होगा। तो युवांक बोलेगा कि सर जैसे ही हर्षित ने बॉल को छोड़ा, तो वो गुब्बारे वाला कॉन्सेप्ट याद है, जो आपके पास है वो सब बॉल को मिल जाएगा। आपने बॉल को छोड़ा, जो आपके पास है वो बॉल को मिल जाएगा। तो ट्रेन आगे जा रही थी यू से, हर्षित आगे जा रहा था यू से। जैसे ही हर्षित ने बॉल को छोड़ा, बॉल को स्पीड मिल गई आगे की तरफ यू। और मैंने बताया ना, स्पीड मिलती है, त्वरण नहीं मिलता है। स्पीड मिलती है, त्वरण नहीं मिलता है। अब हर्षित ये बताएगा कि सर जैसे मैंने छोड़ा ना, छोड़ने के बाद युवांक को ऐसा लगेगा कि बॉल छोड़ते ही सीधा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ गई। तो अब इसके ऊपर जो त्वरण लगा वो नीचे की तरफ लगा जी। तो ये तो वाला केस हो गया, टावर के ऊपर से अपन ने ऐसे प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया तो यूं आ जाएगा। तो युवांक के सापेक्ष तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, और प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे नीचे आते वक्त। डन, हाथ ऊपर। तो आसान लगता है सर, इसमें क्या है, दूसरा देखते हैं। अब इसका कोई सवाल पूछेगा तो कर लेना, कोई टाइम पूछ ले, हाइट पूछ ले, फलाना ढिमका निकाल लेना तुम्हारे हिसाब से। मजा तो आएगा जब अपन हर्षित के सापेक्ष देखेंगे, दिमाग तो वहां लगाना है। तो हर्षित के सापेक्ष देखें तो हर्षित ये बोलेगा सर मेरे सापेक्ष बात कर रहे हो ना, तो जैसे ही बॉल को मैंने छोड़ा, बॉल को छोड़ते ही उसकी स्पीड थी u, क्योंकि ट्रेन की स्पीड थी u। परंतु मेरे सापेक्ष देख रहे हो ना, तो मेरे को रेस्ट पे लेके आ जाओ। तो जब अपन हर्षित को रेस्ट पे लेके आएंगे तो हर्षित के पास जो कुछ भी है वो अपन बॉल को दे देंगे। तो हर्षित के पास आगे की तरफ स्पीड है u, तो अपन उसका उल्टा बॉल को दे देंगे। तो बॉल की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ऐसे। अच्छा, पर बॉल तो हाथ से छूट चुकी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा। तो जी लगेगा नीचे की तरफ, ये जी लगेगा नीचे की तरफ ऐसे। अब ये जी है तो फिर वेग बढ़ेगा। अब बॉल का वेग ऐसे नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो बॉल ऐसे नीचे जाती जाएगी। तो हर्षित के सापेक्ष अगर आप बॉल का मोशन देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें काइनेमेटिक्स का वो कंसेप्ट काम कर रहा है जो मैंने आपको बताया था। u और a के बीच का एंगल अगर 0 या u और a के बीच का एंगल अगर 180 हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। u और a के बीच का एंगल 180 के अलावा, 0 के अलावा कुछ भी हो तो पैराबोला होता है। यहाँ पे u और g के बीच का एंगल 90 डिग्री था, पैराबोला हुआ। यहाँ u रिलेटिव 0 था और g और u के बीच का एंगल बाद में हो गया 0 डिग्री, तो मोशन कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन। तो हर्षित को लगेगा बॉल सीधी जा रही है और युवांक को लगेगा कि बॉल ऐसे आ रही है। अब आप चाहो तो एक काम करना, अगली बार ट्रेन में कभी बैठो तो चेक कर लेना। और एक कंडीशन है, ड्राइवर साहब को फोन करके बोलना कि गाड़ी को एक समान वेग से चलाए, क्योंकि हर्षित का त्वरण 0 था। पर ड्राइवर तुम्हारा घर का फूफा तो है नहीं जो अपने आप एक सेम स्पीड में चलाएगा, वो तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो हम एक काम करते हैं, अपन भी स्पीड को कुछ भी करके देखते हैं। मान लो एक्सपेरिमेंट करना ही है तो प्रॉपर तरीके से करते हैं। हम एक काम करते हैं कि इस बार एक्सेलरेशन भी डाल देते हैं कि ट्रेन का एक्सेलरेशन a है। बाकी मजा आ रहा है इसलिए क्योंकि तुम फिजिक्स में वो चीज पढ़ रहे हो जो बहुत ज्यादा फील होती है, और एट द सेम टाइम तुम केमिस्ट्री में वो चैप्टर पढ़ रहे हो जो बिल्कुल भी फील नहीं होता। तो जीवन के 2 हिस्से चल रहे हैं तुम्हारे, एक तरफ एटम जो बिल्कुल नहीं दिखता। अब एटम को तो ऐसे फेंकते नहीं है ना अपन ट्रेन के अंदर से, तो एटम तो अपन को दिखाई देता नहीं है, वो अपन वहां पढ़ रहे हैं, और यहाँ अपन बॉल को फेंक रहे हैं। यही मजा है जीवन का। चलो देखो,
तो हर्षित जा रहा है यू स्पीड से, ट्रेन जा रही है ए से, ये वाली स्थिति है। अब जिस टाइम हर्षित ने बॉल को रिलीज किया उस टाइम ट्रेन का स्पीड यू था। अच्छा, व्हाट अबाउट युवांक? युवांक को कैसा फील होगा? देखो, युवांक बोलेगा सर बॉल आ गई जमीन पे यू स्पीड से, जो ट्रेन की स्पीड थी वो बॉल को मिल गई, पर ट्रेन का त्वरण बॉल को नहीं मिलेगा। ट्रेन का जो भी त्वरण है, जब हर्षित बॉल को छोड़ेगा, युवांक के सापेक्ष अपन बात कर रहे हैं, तो युवांक के सापेक्ष ये बात याद रखें कि ट्रेन से बॉल को फेंका जाएगा या छोड़ा जाएगा तो ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी, त्वरण नहीं मिलेगा। बहुत काम की चीज है ये। अच्छा, अब जैसे अब बॉल हवा में आएगी, युवांक कहेगा कि सर नीचे की तरफ त्वरण जी लग रहा है क्योंकि पृथ्वी खींच रही है। हाँ सही बात है। अच्छा, आप क्या बोलते हो? ऐसा मोशन होगा। तो अभी भी युवांक के सापेक्ष तो मोशन ऐसा ही होगा। ठीक है, मजा आएगा हर्षित के सापेक्ष देखने में। चलो हर्षित के सापेक्ष देखते हैं। हर्षित बोलेगा सर मैंने छोड़ा तो यू स्पीड थी आगे की तरफ बॉल की, अगर मुझे रेस्ट पर मान रहे हो, मुझे ऑब्जर्वर मान रहे हो, तो मेरा सब कुछ बॉल को दे दो उल्टा करके। तो हर्षित का वेग यू है, उसको उल्टा करके बॉल को दे दो, तो बॉल का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? बॉल का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। बॉल का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये क्लियर है क्या? हाथ ऊपर फटाफट, बताने की जरूरत तो नहीं है। प्रियांशु, बॉल का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, वापस समझाऊं एक बार कैसे। देखो, हर्षित ने जैसे बॉल को छोड़ा, बॉल को स्पीड मिल गई यू। अब हर्षित को ऑब्जर्वर मान रहे हो, तो हर्षित के पास जो यू है उसको उल्टा करके बॉल में जोड़ दो, तो बॉल की स्थिति क्या है? यू उस तरफ मिला, यू इस तरफ, कट के 0 हो गया। जैसे यहाँ पे हुआ था सेम, में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, त्वरण के बारे में क्या ख्याल है? बॉल जैसे ही हवा में आ गई, बॉल पे नीचे की तरफ एक त्वरण लगेगा जी, पर क्योंकि आप हर्षित को ऑब्जर्वर की तरफ देख रहे हो, तो क्योंकि आप हर्षित को ऑब्जर्वर की तरफ देख रहे हो, इसलिए हर्षित का जो त्वरण है वो ट्रेन का त्वरण है, वो रिवर्स करके आपको बॉल में जोड़ना पड़ेगा ऐसे। अब बॉल पर नेट त्वरण कहां पे आ रहा है? बॉल पर नेट त्वरण आ रहा है ऐसे, कितना? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस तरफ त्वरण आ रहा है, इस तरफ त्वरण आ रहा है। अभी स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है रिलेटिव, पर धीरे धीरे त्वरण है तो वेग भी बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। तो आपके हर्षित को ये बॉल इस लाइन के अलोंग ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन में जाती हुई दिखाई देगी ऐसे। तो ये डिफरेंस होता है। इसके लिए मोशन स्ट्रेट लाइन होगा और इसके लिए मोशन पैराबोला होगा। तो एक के लिए पैराबोला, एक के लिए स्ट्रेट लाइन, ऐसा है बेटा। तो चाहो जितने कंसेप्चुअल सवाल आप यहां से बना सकते हो, जितने चाहो उतने कंसेप्चुअल सवाल बन सकते हैं। रेज योर हैंड, ठीक है यहां तक जीवन? चलो लिख लो इसको जैसे लिखना चाहो। अब हम इसके बाद जे एडवांस का 2024 का एक सवाल कर रहे हैं। पेज नंबर 4.19 पर है कैप्सूल बुक में, चेक करो एक बार। जेई की कैप्सूल बुक में चेक करो। मैं इसको यहाँ भी ले आता हूँ। थोड़ा टफर साइड पे है सवाल, है ना? चलो, टेक योर टाइम, पढ़ो आराम से, करो, लगाओ दिमाग, समय लो,
कोई दिक्कत नहीं, पर सोचो इस सवाल के बारे में, जितना सोच सकते हो, जितनी तुम्हारी बुद्धि चल सकती है ना, चलाओ। तो किसी कंक्लूजन पर पहुंचे आप लोग? कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ सवाल। सवाल समझ लिया, वही बहुत बड़ी बात है। देखते हैं। दो वायुयान, वायुयान मतलब एयरक्राफ्ट, तो चलते हैं, उड़ते हैं। दो वायुयान ए और बी चित्रानुसार नियत वेग के साथ क्षैतिज के सापेक्ष क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों पर समान ऊर्ध्वाधर तल में उड़ रहे हैं। मतलब एक एयरक्राफ्ट, अब देखना यहाँ पे ना, जब हमसे नहीं हुआ है सवाल, इसका मतलब हमें सवाल को ध्यान से देखना है, जो सर करा रहे हैं उसको ध्यान से देखना है। अच्छा, तो एक एयरक्राफ्ट जो है वो 30 डिग्री पर उड़ रहा है, ऐसे। कितनी स्पीड से? 100√3 की स्पीड से उड़ रहा है। दूसरा 60 डिग्री पर उड़ रहा है। ये एयरक्राफ्ट ए है, ये एयरक्राफ्ट बी है। बी किसी न किसी स्पीड से उड़ रहा होगा, मान लेते हैं उसकी स्पीड वी भी है, ठीक है। समय t बराबर 0 सेकंड पर ए में बैठा हुआ, अच्छा ए और बी, एक टाइम है जब ए में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ए में बैठा हुआ व्यक्ति बी को 500 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है। यदि प्रेक्षक बी को ए की गति, प्रेक्षक बी को ए की गति की रेखा के लंबवत नियत वेग से, यदि प्रेक्षक बी को ए की गति की रेखा के लंबवत नियत वेग से गति करते हुए देखता है, तो ए व बी से ठीक टकराने से बच जाता है, तो टी नॉट का मान सेकंड में कितना होगा? इस प्रकार का सवाल आपके सामने आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, इस सवाल का पहले एक वर्जन और सॉल्व करते हैं, फिर ये वाला मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि VB कितना होगा पहले तो, फिर ये टकराना वकराना ये सब होता रहेगा। पहले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि VB कितना है। ध्यान से देखें, समय बराबर 0 सेकंड पर ए में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहां कोई बैठा हुआ है। उस बैठे हुए व्यक्ति को क्या लग रहा है कि यह प्रेक्षक मतलब जो ए में बैठा हुआ है, वो ये देखता है कि बी ए की गति की रेखा के लंबवत नियत वेग से गति करता हुआ दिखता है। मतलब जो ए में व्यक्ति बैठा हुआ है ना, उसको ऐसा फील हो रहा है कि जो बी है वो उसकी रेखा की गति, ए की रेखा की गति कौन सी? ये है, ये गति की रेखा है, ये गति की रेखा है, ए इसमें जा रहा है। तो ए को ऐसा फील हो रहा है कि जो बी है वो उसकी जो गति की रेखा है उसके लंबवत उसकी तरफ आ रहा है। मतलब बी का जो वेग ए को फील हो रहा है वो लंबवत फील हो रहा है उसको, कि ए को ऐसा लग रहा है कि बी जो है वो उसकी गति की रेखा के लंबवत उसकी तरफ आ रहा है, ऐसा उसको फील हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। अब देखो, उसके लिए थोड़ा बहुत खेल खेलना पड़ेगा। कैसे? ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। हम एक छोटा सा काम करते हैं, ए और बी को ड्रॉ करते हैं। थोड़ा ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थोड़ा ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी। हम इस 30 डिग्री के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, ऐसे।
इसके पहले हमने एक लाइन बनाई ऐसे 30 डिग्री, और ऐसे हॉरिजॉन्टल में भी एक लाइन बनाते हैं ऐसे। इसको थोड़ा सा यहाँ कहीं शिफ्ट करके देख लेते हैं, समझ में आया ऐसा है ना। 100√3 क्या किया, इस 30 डिग्री के पैरेलल एक लाइन बनाई ऐसे। अच्छा ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30, ये एंगल 30 तो ये एंगल भी 30। आराम से ऑब्जर्व करो, देखो इधर कुछ भी करना नहीं है, लिखने की गलती नहीं करनी, अभी समझना है। मुझे भी नहीं पता इसका आंसर कहाँ जाएगा, ठीक है, मैं भी बस दिमाग लगा रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं उस वक्त लिखना नहीं है, सोचना है मिल करके। ओके, तो हमने क्या किया, ये 30 डिग्री के पैरेलल एक लाइन बनाई ज्योमेट्री के लिए। अच्छा ये एंगल 30 डिग्री कैसे हुआ तुम्हें समझ में आ गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो ये 30 तो ये भी 30, फिर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये 30 तो ये भी 30, तो ज्योमेट्री समझ में आ गई। 30 डिग्री ज्योमेट्री से क्लियर हो गई अच्छे से। अच्छा एक ज्योमेट्री और है यहाँ पे, ये लाइन भी तो काटती हुई जा रही है ऐसे, और ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये एंगल 60 है तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये अंदर का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल 30 डिग्री है ऐसे। अच्छा अब अगर ये VB है तो क्या हम VB के दो घटक कर सकते हैं, VB का एक घटक इधर, ऐसे आएगा VB cos 30, और VB का इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे जो घटक आएगा ये आएगा VB sin 30। क्या हमको VB के दो घटक समझ में आ गए हैं कि VB का एक घटक इधर आएगा VB cos 30 और VB का इधर घटक आएगा VB sin 30। अच्छा अब सवाल में क्या कहा जा रहा है, सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये जो A है ना, इस A के अंदर जो व्यक्ति बैठ करके B को देख रहा है, इस A को ऐसा फील हो रहा है कि जो B है वो उसकी गति की रेखा के लंबवत उसकी तरफ आ रहा है, ऐसा फील हो रहा है उसको। विकास सवाल पढ़ें एक बार वापस, वंशिका सवाल पढ़ें, देखो सवाल क्या बोल रहा है। टाइम बराबर 0 सेकंड पर A में बैठा हुआ एक प्रेक्षक B को 500 मीटर की दूरी पर देखता है, मतलब ये दूरी हमको 500 मीटर दे रखी है, बाद में काम आएगी, ठीक है। यह प्रेक्षक B को A की ओर, सुना, यह प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जो A में बैठा हुआ है, ये प्रेक्षक जो A में बैठा हुआ है वो B को, ये प्रेक्षक, सवाल बहुत एडवांस के अच्छे से पढ़ने होते हैं, यह प्रेक्षक B, ये मत समझ लेना कि प्रेक्षक B है, गधों, यहां लिखा है कि t बराबर 0 सेकंड पर A में बैठा हुआ एक प्रेक्षक B को देखता है। यह प्रेक्षक मतलब जो A में बैठा हुआ है वो B को A की गति की रेखा के लंबवत, ये प्रेक्षक B को A की गति की रेखा के लंबवत आते हुए देखता है, ये सवाल कहना चाह रहा है ना। अच्छा मतलब सवाल ये कहना चाहता है कि ये ऐसे देख रहा है इसको, ऐसी लंबवत है। अच्छा मतलब A ऑब्जर्वर हो गया मेरे दोस्तों। अगर A ऑब्जर्वर है तो हमें क्या करना चाहिए, A को रेस्ट पे ले आना चाहिए। अगर A ऑब्जर्वर है तो वो रेस्ट पे आ जाएगा। A के पास जो कुछ भी है वो उल्टा करके B को दे दो। विकास A के पास जो कुछ भी है उसको उल्टा करके आलोक क्या करते हैं, B को दे देंगे। अगर अपन A को ऑब्जर्वर मान रहे हैं तो A के पास 100√3 इधर की तरफ वेलोसिटी है, उसके पैरेलल 30 डिग्री वाली लाइन पर जो इसके पास वेलोसिटी उसको उल्टा करके इसको दे दो। तो अगर आपने उसको रेस्ट पे माना है तो 100√3 ऐसे आ जाएगा। ये आपको करना है, देना तो आपको त्वरण भी चाहिए पर त्वरण दोनों का 0 है, दोनों एक समान वेग से चल रहे हैं तो जरूरत नहीं है। अच्छा
अब सवाल ने एक शानदार बात बोली है, क्या बात बोली, वापस पढ़ते हैं। सवाल ने बोला है कि ए जब ऑब्जर्वर है, सवाल ने बोला है कि ए जब ऑब्जर्वर है तो उसको ऐसा लग रहा है कि बी उसके पास आ रहा है लंबवत उसकी गति की रेखा के। तो अगर आपने ए को ऑब्जर्वर बनाया है तो बी की जो स्पीड है वो केवल ये वाली होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सवाल ही बोल रहा है ना कि ए को ऐसा फील हो रहा है कि बी जो है वो उसकी गति की रेखा के लंबवत आ रहा है। तो अगर सवाल में ये बात बताई जा रही है कि गति की रेखा के लंबवत आना है तो 100% बेटा ये जो है अगर ऐसे आना है तो अगर ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी हट जानी चाहिए। ये कब हटेगी, जब वी बी कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होगा, 100√3 के बराबर होगा। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला, कि वी बी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 100√3। तो यहां से एयरक्राफ्ट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 100√3 बाय कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 कितना, √3/2, तो √3/2 लिख देंगे। तो 200 मीटर पर सेकेंड, सही है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, ये भी आपने क्या निकाला है, ये तो आपने एयरक्राफ्ट बी की स्पीड निकाली है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर कोई आपसे ये पूछे कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ, मतलब ए के सापेक्ष बी की स्पीड बताओ, तो आप ये बोलोगे ए के सापेक्ष बी की स्पीड वही है लंबवत वाली, केवल ये, और कुछ भी नहीं, केवल ये। तो ये जो वी बी साइन 30 है ये होगी ए के रिस्पेक्ट में बी की स्पीड। ये कितनी होगी, वी बी साइन 30 डिग्री, मतलब कितना, वी बी आ चुका है 200 इंटू 1/2 दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। एक दूसरे के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर। तो कब एक दूसरे से टकराएंगे, ये मान के चलो कि टकराते वक्त का समय कितना है, निकाल लोगे, करो, फिनिश कर दो सवाल। आई होप इट्स फाइन फॉर यू। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उस पर आप टिक कर सकते हैं। आपकी ग्रंथशाला में एग्जाम क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 10 था ये, मतलब अपनी ग्रंथशाला निकल जाता दिमाग से, कैप्सूल बुक, सॉरी। तो कैप्सूल बुक में क्वेश्चन नंबर 10 के रूप में हमने इस एडवांस का सवाल दिया था, पेज नंबर 4.19। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। आज का फंडामेंटल्स को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज हम लोग जो भी हमने पढ़ा है उसको समराइज करना चाहें तो हम वास्तव में तो ऐसे ही समराइज कर सकते हैं इसी सवाल से, कि आपको मैं क्या बोलूँ आपको बस, कि आज क्या पढ़ा हमने। आज हमने यही सीखा कि अगर जिसको ऑब्जर्वर माना है उस ऑब्जर्वर का जो कुछ भी उसके पास है वो सामने वाले को अपोजिट करके ऐड कर दो, खत्म। यही तो सीखा बस, इसमें भी वही किया, उसमें भी वही किया। तो पूरे रिलेटिव मोशन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बात पता होनी चाहिए। एडवांस सवाल बना दिया मैंने आपके सामने उसी कंसेप्ट से। अभी 2-3 दिन और पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन सब बना देंगे अपन। बस यही बात याद रखनी है कि जिसको भी प्रेक्षक मान रहे हैं, जिसको भी ऑब्जर्वर मान रहे हैं, उसका सब कुछ सामने वाले में उल्टा करके ऐड कर देना है, और जिसको प्रेक्षक मान रहे हैं उसको रेस्ट पे ले आना है। दैट्स इट। अगेन, जिसको रिलेटिव मोशन टफ लग रहा है, यस इट इज काइंड ऑफ अ टफ टॉपिक, बिकॉज इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसमें वेक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो हम एक बार रीचेक करेंगे कि हमारे वेक्टर्स अच्छे हैं, क्या हमारे वेक्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं, क्या हमने बेसिक मैथ्स में वेक्टर पे अच्छा काम किया है, क्या हमने स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से चीज़ों को प्रैक्टिस की है। अगर नहीं तो आज एक पॉज ले सकते हैं आप, शांति से बैठ करके वापस से रिलेटिव मोशन के 2 लेक्चर हुए हैं अभी, दोनों लेक्चर को फिर से देखें। सवाल बोर्ड पे लिखा होता है, पॉज करें, खुद से एक बार सवाल बिना देखे करने की कोशिश करें, वेक्टर को रिवाइज करने की कोशिश करें। वेक्टर का सब्सट्रैक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे करते हैं वो देखें, फिर आगे बढ़ें। कोई जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। चलो, तो अब अपन 5 मिनट का ब्रेक तो लेंगे, फिर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे।
फिर हम उस चीज़ को पढ़ेंगे जो हमें दिखती नहीं है, एटम।